नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका MHI 04 का यूनिट नंबर 13। इससे पहले भी हम दो पार्ट में देख चुके हैं कि पुर्तगाल और डच के अराइवल की कहानी पूरी हम देख चुके हैं। उन्होंने क्या क्या चेंजेस ला इंडियन सोसाइटी पे, उसका क्या प्रभाव रहा हमने देखा। और अब जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है फ्रेंच अराइवल इन इंडिया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊं आज आज की आप पता नहीं ये कब देख रहे होंगे वीडियो, बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपका 18 दिसंबर 2022 को। और आज हो रहा है फुटबॉल का वर्ल्ड कप, जिसमें कि अर्जेंटीना और फ्रांस खेल रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब फ्रेंड्स ऑलरेडी अर्जेंटीना और फ्रांस दो दो की बराबरी पे हैं और दोनों ने फुल टाइम का टाइम पार कर लिया है, अब एक्स्ट्रा टाइम पे जा रहे हैं। फ्रांस की तरफ से एम्बापे ने 2 गोल लगातार किए 2 मिनट के अंदर। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी और एक और वहाँ के प्लेयर थे, मैं नाम भूल गया उनका, उन दोनों ने गोल किया था। हालांकि पूरा मैच अर्जेंटीना डोमिनेट करती रही फर्स्ट हाफ पे, मगर सेकंड हाफ में फ्रांस काफ़ी अटैकिंग उतरा और उसने मौका मिलते ही 2 गोल जड़ दिए, लगभग लगभग 70वें 70th मिनट में। और देखिए कोइंसिडेंटली हम फ्रांस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं यहाँ भी। तो आइए जानते हैं क्या है फ्रांस की कहानी। वो इंडिया आए, इंडिया में आके उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या इम्पैक्ट रहा उनका। तो सबसे पहले तो आप देखो, फ्रांस जब इंडिया आए तो सेम वो दूसरों की तरह वो कॉमर्शियल चीज़ों के लिए आए थे, इंडिया में करने के लिए कॉमर्स करने आए थे, ट्रेड और कॉमर्स। तो उनकी सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो 1668 में सूरत में लगती है। और बाद में पौंडीचेरी को उन्होंने अपना सेंटर बनाया, जो कि 1674 में बनाया था। और पौंडीचेरी को स्टैब्लिश करने वाले के बंदे का नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन। हालांकि फ्रांस ने बाद में बहुत सारी जगह फैक्ट्रियां बनाई, जैसे बालासोर, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, तिलचरी, कालीकट, बिहार, बंगाल में बहुत सारी उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई थी। ठीक है, अब इनका हम शुरुआत देखेंगे, शुरुआत हुई कैसे इनकी। तो इनकी शुरुआत, जो इनकी कंपनी का नाम था, उनका नाम भी एक्चुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था। और वो भी कम उसको फ्रेंच में बोलते थे कंपनी दे इंडस ओरिएंटल। तो ये 1664 में बनी विद द हेल्प फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ जेबी कॉल्बर्ट, जो कि एक मर्चेंट थिंकर थे फ्रांस के और बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। ये कंपनी मेनली जो थी वो फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा डोमिनेटेड थी। ठीक है, इसकी पॉलिसीज सारी की सारी फ्रांस गवर्नमेंट डोमिनेट करती थी। और एज अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी। तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुआ वो 1664 में हुआ। और इनिशियल कैपिटल कंपनी की वर्किंग कैपिटल कितनी थी? 8 मिलियन लिव्र। लिव्र उस जमाने में उनकी करेंसी थी 1665 में, जो कि बढ़ के कितनी हो गई? 12 मिलियन 1670 आते थे। मतलब 5 साल में ही 1.5 गुना उन्होंने कमा लिया। 50% इजाफा कर ही लिया अपना प्रॉफिट का। ठीक है, अब जो स्टेट फाइनेंस था उसको ना लगा कि यार ये घाटे का सौदा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेंटेन करना। तो उन्होंने क्या किया, 1680 आते आते तो उन्होंने शेयर होल्डर्स को जो था डिविडेंड देना बंद कर दिया। और उनके खाली 4 शिप्स ऑपरेट करते थे इंडियन ओशन में 1675 तक। अब देखो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उठा करके कॉमर्शियल राइट्स को बेच दिया। किस कंपनी को? मेजर्स द सेंट मालो को। मेजर्स द सेंट मालो, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। फिर बाद में इसने उसको मैनेज किया और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सर्दियों का दिन है, मेरा थोड़ा गला भी वो हो रखा है, दबा हुआ है ना। तो सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ दब के आ रही हो तो
इन्होंने भी प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर दे दिया। लेकिन बाद में प्राइवेट कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमाना शुरू किया, तो फ्रेंच स्टेट ने उसको वापस ले लिया अपना कॉमर्शियल राइट 1719 में। ठीक है, और अब एक नई कंपनी खोली, इसका नाम बदल के कंपेनिए परपेचुअल द ओरिएंटल नाम रख दिया। और इसकी कैपिटल जो थी, वर्किंग कैपिटल, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 300 मिलियन लिवर कर दिया। और ये काम करती रही कब तक, 1769 तक। और जो नेवल फ्लीट थी उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ा के इन्होंने 10 से 75 शिप्स कर दी। अब ये वाली जो कंपनी थी ना, ये इंट्रा एशियन ट्रेड भी करती थी और साथ में यूरेशियन ट्रेड भी करती थी। और जो मेजर आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट होता था वो तो ऑब्वियस था, कॉटन क्लॉथ था, मुस्लिन था, प्रिंटेड क्लॉथ थे, पेपर, साल्ट पेपर, कॉडी और रेडवुड जाता था। और इम्पोर्ट क्या होता था इंडिया में, वहाँ से अल्कोहल, वाइन, कोरल, गोल्ड थ्रेड, आयरन प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियस था जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो इम्पोर्ट होता था। लेकिन हाँ, ये थोड़ा मोड़ा जो डेफिसिट था ना, इसको ये थोड़ा सा कम कर लेते थे कि कैसे, बाय एक्सपोर्टिंग प्रीशियस मेटल टू इंडिया, है ना। इंडिया में प्रीशियस मेटल, रूबी वगैरह इंडिया बेच देते थे राजा महाराजाओं को, तो उससे थोड़ी इनकी कमाई हो जाती थी। तो इस तरीके से ये इंडिया में धीरे धीरे अपना पैर जमाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। और कुछ एक इंडियन मर्चेंट्स थे जो, जैसे कि चेट्टी, मुदलियार, पिल्लई कास्ट, जो कि फ्रेंच के समर्थक थे। इन लोगों ने फ्रेंच को क्रेडिट पे कमोडिटीज भी दी, क्रेडिट भी दिया। और फ्रांसीसियों ने भी सेम डच, पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स का ही तरीका अपनाया। इंडियन के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था प्रोक्योरमेंट का, परचेज का, दलालों के थ्रू, उसी को यूज किया। ट्रांजिशन फ्रॉम कमर्शियल एम्पायर टू टेरिटोरियल एम्पायर। फ्रेंड्स, ये जो मैं बुक आपको सामने रख के पढ़वा रहा हूँ वो इग्नो की बुक्स हैं, है ना। ये पूरा इग्नो का मटेरियल है, होप आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगा। तो मैं ये बता दूं, ये मेरा अपना नहीं है, ये इग्नो का है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। ये मटेरियल पूरा इग्नो का है। तो बाद में ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल अंपायर से टेरिटोरियल अंपायर बनते हैं। अब आप ये बात जान लो कि फ्रांस वो पहले थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म इंडिया में स्टार्ट किया। इन्होंने टेरिटोरियल अंपायर्स इंडिया में स्टार्ट किया। इन्हीं को फॉलो किया किसने, फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने, और कामयाब भी रहे। तो इनिशियली तो ये लोग भी कहाँ थे, कोस्ट पे ही रहते थे, कोस्ट में ही सारा काम करते थे। तो इनका एक और पोर्ट बहुत मायने रखता था मालाबार कोस्ट पे, कौन सा, माहे पोस्ट, माहे पोर्ट। इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे और भी कोस्ट पोर्टों को कब्जा किया, जैसे यनम 1731 में, कराईकल 1758 में। लेकिन हेडक्वार्टर कौन रहा, पौंडीचेरी, जहाँ की फोर्ट लुइस इन्होंने बनाया 1707 से 1700 से लेकर 1707 के बीच में। और जो आपकी पौंडीचेरी थी वो बड़ी फोर्ट सिटी बन जाती है बाद में 1741 आते आते। वहाँ लगभग लगभग 1,20,000 पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है ना। तो जो फ्रांस के गवर्नर थे, डूमा और ड्यूप्ले, इन्होंने एक्चुअली टेरिटोरियल कॉलोनी बनाने की कोशिश की इंडिया में ना, और ये काफी हद तक सफल भी हो गए थे। अब क्या होता था कि ये लोग अपने देश से काफी कुछ लाते थे, बुलियन भी देते थे, है ना। तो जो ये गवर्नर थे डुप्ले और डुमास, इन्होंने सोचा कि क्यों हम लाए वहां से प्रीशियस मेटल और अपने सोना वोना, क्यों ना हम यहीं पर टेरिटरी अपने अंडर ले करके वहां से टैक्स के वाया हम अपना रेवेन्यू जनरेट करें और यहाँ से परचेज करें सामान को, यहीं यहीं के सामान से यहीं खरीदें हम, हमें अपने देश से कुछ लाना ना पड़े, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो ये इंपीरियल डिजाइन किसका था, ड्यूप्ले का ड्रीम था। और इसमें ये लोग काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए, जब उसका कमांडर लाबोर्दानिये ने 1746 में अपना मद्रास पे कब्जा कर लिया था। और डुप्ले का जो सेकंड इन कमांडर था, मार्केस de बस्सी, वो काफी कामयाब था। लगभग उन्होंने डेक्कन में काफी डोमिनेशन अपना ली थी, फ्रेंच डोमिनेशन हो गया था। हुआ क्या डेक्कन में कि डेक्कन में जो था, निजामुल मुल्क की मौत होती है। और जब वो मरता है
तो उसका दूसरा बेटा नसीर जंग और उसका पोता मुजफ्फर जंग में लड़ाई छिड़ जाती है सक्सेशन को लेकर के कि कौन गद्दी पे बैठेगा। तो मुजफ्फर जंग का साथ तो दिया फ्रेंच ने, और जो निजाम का बेटा था, सेकंड बेटा था नासिर जंग, उसका साथ दिया अंग्रेजों ने। तो बैटल ऑफ अंबूर होता है, आपने पढ़ा होगा ये मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, बस वैसे ही रेफरेंस दे रखा है तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो बैटल ऑफ अंबूर 1749 में होता है, जहाँ की फ्रेंच जीतते हैं, फ्रेंच और मुजफ्फर जंग जीतते हैं। मुजफ्फर जंग को बनाया जाता है निज़ाम, और वो ड्यूप्ले को दे देता है पूरी दीवानी, कृष्णा नदी के साउथ की पूरी दीवानी उसके हाथ में दे देता है ड्यूप्ले को। और जो चंदा साहब थे उसको भी आरकोट का रूलर घोषित कर देता है। यहाँ तक कि जो मुसलीपट्टनम की सरकार थी वो उसको भी फ्रेंच को गिफ्ट कर दिया जाता है, सारे रेवेन्यूज वगैरह के साथ कार्नेटिक के। अब होने क्या लगा, इसके बाद से जो निजाम का था स्टैब्लिशमेंट, तो हैदराबाद में फ्रेंच ट्रूप परमानेंट रहने लग गई, ठीक है। और उनको बहुत सारे फैसिलिटीज मिली, बहुत सारे राइट्स मिल गए उनको धीरे धीरे, ठीक। तो बाद में मुजफ्फर जंग भी मर जाता है, तो बैठता है सलाहबत खान। सलाहबत खान जब बैठता है तो फिर और भी ज़्यादा उनको मिलता है, और एक तरीके से पूरा कोरोमंडल कोस्ट जो था वो फ्रेंच डोमिनेशन के अंडर में आ जाता है। बट इसी बीच होता क्या है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत बिजी कॉस्ट जा रहा है। उन्होंने दूरदृष्टि नहीं देखी, जैसे कि ड्यूप्ले वगैरह की थी। तो उनको लगा कि ये ड्यूप्ले जो कर रहा है वहाँ पे सारा बकवास है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो ड्यूप्ले को वापस बुला लेते हैं 1754 में। हो सकता है ब्रिटिशर्स ने भी दबाव डाला हो फ्रेंच गवर्नमेंट को ऐसा करने पे, तो वो वापस आ जाता है। और गौदेहू जो था उसका सक्सेसर, वो तो बिल्कुल निकम्मा निकला, और आप जानते हो इतिहास आप पढ़ा हुआ है तो। और वो पूरा हार जाता है ब्रिटिश से। हालांकि काउंट डिलाली ने कुछ एक एक्सपीडिशनरी फोर्स के थ्रू जीता था, लेकिन फिर बाद में ये हारते चले जाते हैं। बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश वगैरह आप जानते हो, चंद्रौती का युद्ध। फिर फाइनली पेरिस में ट्रीटी होती है 1763 में, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो यूरोप में वॉर चल रहा था, 7 ईयर वॉर, वो खत्म होता है। और इंडिया में एक तरीके से फ्रेंच का जो सपना था वो सारा खत्म हो जाता है, ठीक। रोल ऑफ फ्रेंच पार्टीज इन इंडियन स्टेट्स। अब देखो, जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच लोग थे, उनको अपने देश में सैलरी बहुत कम मिलती थी उस जमाने में। बहुत सोल्जर्स जो थे उनको बहुत ही कम पे करता था वो, बड़े और ज़्यादा अपने हायर ऑफिसर के रैंक पे जा भी नहीं सकते थे वो। तो वो हमेशा मतलब दबे रहते थे। तो इंडिया में जो थे रूलर्स, ये लोग चाहते थे कि फ्रेंच जो काबिल सोल्जर्स हैं उनको अपने सेना में रखें, और उनको पैसा भी अच्छा देते थे ये, और साथ में उनको रैंक वगैरह भी अच्छा देते थे। तो कई सारे फ्रेंच मिशन मर्सनरी, इनको प्रोफेशनल सोल्जर्स भी कहा जाता है, वो लोग इंडियन रूलर्स की आर्मी में वर्क करते थे। जैसे कि 1764 में यूसुफ खान ने जो मदुरई में था, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उठता है, और काफी दिनों तक वो सीज रखता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। ऐसे ही उसी तरीके से इंडियन रूलर्स ने जो फ्रेंच प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने काफी इंडियन रूलर्स की मदद की टू रीऑर्गेनाइज, रीक्यूप, रीट्रेन देयर आर्मीज, है ना, इंडियन रूलर्स की। वो उनकी मिलिट्री इंजीनियरिंग भी करते थे, जैसे कि फोर्ट्स बनाना, गन कास्ट करना। जो श्रीरंगपट्टनम का फोर्ट है, पालघाट का, उदयगिरी का, अलीगढ़ का, ये सब फ्रेंच मिलिट्री कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल हैं। इवन मैसूर आर्मी में भी कौन थे, फ्रेंच लोग काम करते थे। यहाँ तक कि निजाम की आर्मी में तो ऑब्वियसली थे ही फ्रेंच के लोग। और निजाम ने उनको जागीर वगैरह दे रखी थी 7 लाख की।
ये वही नहीं, मराठा महाजी सिंधिया के पास भी थे फ्रेंच कमांडर। उनका नाम था डिबोनियर, और उनकी अपनी बटालियन थी। और जो उनके बटालियन का कॉम्पोजिशन था वो कैसा था, सेम जैसे आज की इंडियन बटालियन का है। जाट बटालियन, सिख बटालियन, अफगान बटालियन, राजपूत बटालियन। ठीक है। वैसे ही जो रंजीत सिंह थे, हम जानते हैं पंजाब के, तो उनकी एक बटालियन थी फौज खास, उसमें भी फ्रेंच लोग थे, एलार्ड ऑफ वेंचुरा। ठीक है। और 1/3 ऑफ द रंजीत सिंह आर्मी वॉज ट्रेन बाई यूरोपियन फैशन एंड वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑन मेरिट। तो हर किसी ने फ्रेंच लोगों को रिक्रूट किया एक तरीके से अपने आर्मी को क्या करने में, मॉडर्नाइज करने में और उनसे ट्रेनिंग लेने में। और उन लोगों ने भी काफ़ी सारी मदद की, अपनी जो इंजीनियरिंग थी वो दी, अपनी सर्विस दी, लोगों को ट्रेन किया यहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते हो लड़ाई, फॉर्मेशन बनाना, सारा कुछ उन्होंने सिखाया ना। इवन यहाँ के फोर्ट भी काफ़ी सारे बनाए उन्होंने। ठीक। तो ये था फ्रेंड पूरा चैप्टर फ्रेंच के बारे में। हालांकि फ्रेंच के बारे में बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ देखा है, बट आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, और आशा है आप लोगों को ये सारा वीडियो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।